गाइस लास्ट वीक बैंक निफ्टी में हमें काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। उसके बाद फ्राइडे को बाइंग भी बहुत अच्छी होती हुई नजर आई है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सके, अच्छा मोमेंटम प्लान कर सके, स्पेशली मंडे को एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सके, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। किन लेवल्स के बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, किन लेवल्स के ऊपर हमारा स्पेशल फोकस रहना चाहिए, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को हम 1 वीक टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एक तो वीकली कैंडल यहाँ पे हैमर टाइप ऑफ कैंडल में क्लोज होती हुई नजर आई है, जहां पे ये चैनल में हम कंटिन्यू मूव करते हुए चल रहे हैं इसके अंदर में ही, और ये ऊपर की ट्रेंड लाइन काफी पीछे से चलती हुई आ रही है जिसको हम बहुत लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और लोअर पार्ट पे हमने मल्टीपल बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करी है। अभी भी आप देखेंगे तो हम इसको सक्सेसफुली ब्रेक डाउन नहीं कर पाए हैं, जहां पे ड्यूरिंग द वीक मार्केट इसके नीचे जाने की कोशिश तो किया था पर एक यहां पर टिक लगा के और वापस से फ्राइडे को हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो अभी भी ये चैनल पैटर्न का सपोर्ट काफी अच्छे से यहाँ पे वर्क करता हुआ नजर आ रहा है, अभी भी इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को नहीं मिला है। और लास्ट वीक जब हम इस कैंडल पे मिले थे तब मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी टाइप बनती हुई नजर आ रही है, जहां पे मार्केट एक अच्छा मूव करता हुआ आया और टॉप पे इस टाइप की जब कैंडल बनती है तो ये एक नेगेटिव साइन होता है, बियरिश साइन होता है। जब मार्केट इसके नीचे 15-20 मिनट यहाँ पे ट्रेड करने लगता है तो काफी तेजी से यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आते हैं। हुआ क्या, मंडे को मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया और जैसे ही इसके नीचे मार्केट खुला तो यहाँ पे काफी अच्छी हमें पूरे वीक सेलिंग देखने को मिली है। उसके बाद लास्ट डे पे एक अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए हमारा सिंपल सा प्लान रहेगा कि अग्रेसिव होकर हम सेलिंग तो जब भी कर सकते हैं जब मार्केट वापस से कुछ इस लेवल के नीचे आना चालू करता है, या राउंड नंबर लेवल हम 47,000 के आसपास कंसीडर कर सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल ये रहेगा 46,900 के आसपास। इसके नीचे अगर हम जाना चालू करते हैं 47,000 वगैरह के नीचे, तभी यहाँ पे एक अग्रेसिव सेलिंग का मौका हमें मिल पाएगा, जहां पे फिर ये चैनल पैटर्न भी ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नजर आ सकता है, क्योंकि मल्टीपल बार हम इस पे सपोर्ट ले चुके हैं। और अग्रेसिव बाइंग के बारे में अब हम जब भी सोच सकते हैं जब मार्केट 48,200 के लेवल को क्रॉस करना चालू करता है। इस कैंडल के बीच में यहाँ पे इस एरिया में अगर हम घूमते रहते हैं तो यहाँ पे हमें छोटे मोटे मूव पकड़ते हुए न्यूट्रल माइंडसेट के साथ काम करने की जरूरत है। और यहीं पे मार्केट एक आध दिन 2 दिन यहाँ पे रुक जाता है, उसके बाद अगर हाई को ब्रेक करता है अपने इस कैंडल के, या फिर वापस से मार्केट लो को ब्रेक करना चालू करता है, 47,000 वगैरह के लेवल को ब्रेक करना चालू करता है, तब हमें एक फास्ट मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहां पे अगर वापस से हम हाई को ब्रेक करते हैं तो फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ हम बढ़ सकते हैं। इस चैनल के आसपास तक हम यहाँ पे ऊपर हायर साइड पे आ सकते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम को हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, जैसा कि इस चैनल की लोअर पार्ट पे भी हमने कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है और हायर पार्ट पे भी कई बार हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है। इसी के अंदर में मार्केट अच्छा खासा ट्रेवल करता हुआ चल रहा है, जहां पे एक हायर हाइज हायर लोज का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। अब थर्सडे की कैंडल पे जब हम एनालिसिस कर रहे थे फ्राइडे का, तब हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग होती हुई नजर आई है, जहां पे ऊपर से हम पूरा नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं, लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए। इसी के लोअर पार्ट पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो फ्लैट प्राइस के आसपास खुल के अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो हमें एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। पर मार्केट डायरेक्टली बड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया, तो इस केस में क्या होता है, फ्रेश सेलर्स को यहाँ पे ऐड होने का मौका नहीं मिल पाता। इन सब लेवल्स के आसपास फ्रेश सेलर्स ऐड नहीं हो पाते क्योंकि डायरेक्टली प्राइस नीचे खुला है। और बल्कि ये जो यहाँ पे पीछे से सेलर्स बैठे हुए हैं, ऊपर से सेलर्स बैठे हुए हैं, इनमें से भी काफी सारे लोग प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं। तो उस वजह से एक चेन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है कि फ्रेश सेलर्स तो ऐड नहीं हो पाए और जो लोग बुक कर रहे हैं उनकी तरफ से बाइंग होती हुई नजर आ रही है, तो प्राइस ऊपर की साइड पे शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। इस टाइप का जो हमें प्राइस मूव देखने को मिलता है ये एक बुलिश टाइप का पैटर्न होता है, जिसको पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अगर आपने कल का निफ्टी 50 का एनालिसिस चेकआउट नहीं किया है तो कर सकते हैं, उसमें इस पैटर्न के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। निफ्टी 50 में भी सेम टाइप का पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या होता है पैटर्न, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, वो सब आप वहां पे उस एनालिसिस में चेकआउट कर सकते हैं, कल अपलोड कर दिया गया था। सो जैसा कि यहाँ पे पैटर्न भी बुलिश बनता हुआ नजर आ रहा है, कैंडल भी काफी स्ट्रांग हमें देखने को मिल रही है, और तो और चैनल के नीचे जाके वापस से हमने ऊपर आके रिकवरी करके उसी के ऊपर क्लोज किया है चैनल के अंदर में। तो तीनों चीजें यहाँ पे हमें क्या सिग्निफाई करती हैं कि माइंडसेट हमारा बुलिश साइड पे होना चाहिए। पर माइंडसेट बुलिश तो है, पर मंडे के दिन पे हम अग्रेसिव होकर बुलिश साइड पे प्लान नहीं कर सकते। ऐसा इस वजह से है क्योंकि दोनों साइड के एक बड़े बड़े मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। थर्सडे को नीचे की साइड का बड़ा मूव हुआ, उसके बाद फ्राइडे को ऊपर की साइड का बड़ा मूव हुआ, तो मंडे को ये चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट छोटी मोटी कैंडल बना के यहाँ पे क्लोज कर सकता है। तो हम न्यूट्रल टू बुलिश साइड पे माइंडसेट रखते हुए स्पेशली मंडे को छोटी मोटी ट्रेड कैप्चर करते हुए, छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब इससे पहले कि एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को हम डिस्कस करें, एक नजर डाल लेते हैं एफएनओ डेटा पे। 19 अप्रैल का ये डेटा है फ्राइडे का, कि बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है मंडे के लिए। रिटेलर्स यहाँ पे कंप्लीटली बियरिश हमें देखने को मिल रहे हैं, सारी वॉल्यूम्स बियरिश साइड पे हैं। डीआईए की तरफ से कोई खास वॉल्यूम्स हर बार नहीं रहती हैं, इनको हम चाहें भी तो इग्नोर कर सकते हैं, पर जो भी वॉल्यूम्स हैं वो हमें बियरिश साइड पे देखने को मिल रही हैं।
FII कंप्लीटली यहाँ पे मिक्स माइंडसेट के साथ हमें देखने को मिल रहा है, जितना बुलिश है उतनी ही साइड पे बियरिश देखने को मिल रहा है। प्रो ट्रेडर्स कंप्लीटली यहाँ पे बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं, सारी वॉल्यूम्स बुलिश साइड पे है, कॉल भी बाइंग होते हुए नजर आए हैं, यहाँ पे पुट भी सोल्ड होते हुए नजर आए हैं, फ्यूचर्स भी बाइंग होते हुए नजर आए हैं। तो इस डेटा का कंक्लूजन ये हो जाता है कि रिटेलर्स और DII यहाँ पे कंप्लीटली बियरिश है, FII मिक्स माइंडसेट के साथ है और प्रो ट्रेडर्स कंप्लीटली बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है ये सारी पोजीशन ही चार्ट को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए बनाई जाती हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस किया था और प्लान हमने ये डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे कि यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग होती हुई नजर आ रही है, सही लेवल के आसपास यहाँ कहीं पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे मार्केट खुलता है तो एक और सेलिंग का प्रेशर हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। पर मार्केट डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया, जहां पे ऑलमोस्ट 47,100 के आसपास हम क्लोज करके गए थे और वहां से 46,600 के आसपास हमारी ओपनिंग हुई, तो लगभग 400-500 पॉइंट्स के आसपास हम गैप डाउन खुले। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग हो रही है, वापस से पॉइंट्स कुछ जा चुके हैं, तो यहाँ पे फर्दर और स्कोप नहीं बच पाता है। तो गैप डाउन के लिए हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम ना अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। मार्केट खुलते से ही यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, तो सबसे पहले तो हमें क्वांटिटी कम रखते हुए यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी है 50% क्वांटिटी के साथ। तो मार्केट डायरेक्टली सपोज के आसपास गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट हाफ के आसपास हमें यहाँ पे थोड़ी सी वॉलिटिलिटी देखने को मिली। फिर जैसे ही मार्केट ने 47,000 के लेवल को क्रॉस करना चालू करा तो एक फास्ट मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिला, जहां पे ये सारे सेलर्स जो आए थे इनकी पोजीशन यहाँ पे कटती हुई नजर आई है, इनकी तरफ से शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है। ऐसा जनरली इस वजह से होता है कि यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद ना फर्दर नीचे आने का स्कोप बचता है और बल्कि जो सेल करके बैठा है वो भी यहाँ पे कवर करना चालू करता है, तो बाकी के सेलर्स पे भी प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। फिर जैसे जैसे प्राइस ऊपर आता है तो बाकी के लोग भी हाथ छोड़ना चालू कर देते हैं, तो उस वजह से एक चेन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि नीचे के लोग निकल रहे हैं तो बाकी के ऊपर के लोगों को भी निकलना पड़ता है, और उसी के साथ साथ फ्रेश बायर्स यहाँ पे ऐड होते हुए नजर आते हैं, वो अलग। सो अब यहाँ पे हम मंडे के लिए किस तरह से प्लान रख सकते हैं, एक बार सारी ड्राइंग्स को रिमूव करके अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से देखते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफी अच्छे सेलर्स यहाँ पे आते हुए नजर आए होंगे। उसके बाद गैप डाउन खुल के प्राइस रिकवर करना चालू करा, तो यहाँ तक किसी को डर नहीं लगता, पर जैसे जैसे प्राइस 47,000 के ऊपर आया उसके बाद और यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाते हुए ऊपर आया, तो मोस्टली ये जो सेलर्स आए थे ये यहाँ पे एग्जिट ले चुके होंगे। कोई बैठा होगा तो थोड़े बहुत सेलर्स बैठे होंगे, उनके स्टॉप लॉस हम ज्यादा टारगेट वैसे भी नहीं कर सकते, उस अकॉर्डिंग ज्यादा कोई बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिल सकता। अब दूसरी पार्टी कौन है, बायर्स। तो बायर्स को यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर तक हम कैलकुलेट करते हैं तो 1000 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम होता हुआ नजर आया है। तो सेलर्स के स्टॉप लॉस एकदम खत्म हो चुके हैं या ना के बराबर पड़े होंगे और बायर्स के स्टॉप लॉस दूर हो चुके हैं। और वैसे भी मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब इस तरह से मार्केट प्रॉपर वी शेप रिकवरी कर देता है उसके बाद कुछ देर यहाँ पे मार्केट साइडवेज बिहेव करता है, या तो जैसे मार्केट यहीं कहीं पे खुलता है तो इस तरह से साइडवेज बिहेव कर सकता है हल्का फुल्का नीचे आते हुए, या इस तरह से मार्केट साइडवेज बिहेव कर सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पे इस तरह का साइडवेज बिहेव कर सकता है, एकदम प्रॉपर साइडवेज जिसको बोलते हैं। तो इसके होने के चांसेस मंडे को काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमें प्लान करने की जरूरत है। और वैसे भी एक दिन बड़ी सेलिंग होती हुई नजर आई, एक दिन बड़ी बाइंग होती हुई नजर आई, तो यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो बड़ा मूव तो मैं प्लान नहीं कर रहा हूं, छोटे मूव्स के लिए किस तरह से हम कंडीशन ध्यान में रख सकते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्राइस यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है इसी जोन के आसपास, वापस से अगर ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो छोटे मोटे मूव पकड़ते हुए 80 से 100 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग साइड का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत अगर यहाँ पे सेलर्स होल्ड कर रहे होंगे तो उनको मार्केट अगर निकालने जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब सपोज डायरेक्टली हम गैप अप खुल जाते हैं, तो यहाँ पे 1000 पॉइंट्स का अच्छा मूव हो चुका है, उसके बाद और पॉइंट्स हमारे हाथ से जा चुके होंगे, तो यहाँ पे ना अग्रेसिव होकर हम बाय कर सकते हैं ना ही अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 5-10 मिनट वेट करना होगा, उसके बाद सेकंड प्राइजेक्शन पे 50% क्वांटिटी के साथ हम काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर निकलना चालू कर रहा है तो ये ऊपर के सेलर्स वगैरह को खतरा बढ़ सकता है, तो गैप अप खुल के अगर इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन मिलता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम उसी साइड पे प्लान कर सकते हैं। या जैसे खुलते से ही मार्केट अगर सेलिंग में आ रहा है तो सेलिंग में आके वापस से मार्केट हाई वगैरह ब्रेक करता है तो हम वापस से बाइंग के लिए प्लान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और सेलर्स के स्टॉप लॉस आ चुके होंगे और यहाँ पे ऊपर के सेलर्स वगैरह को भी खतरा बढ़ना चालू हो सकता है अगर मार्केट अपने इंट्राडे हाई को क्रॉस करना चालू करता है। तो इस तरह से सेकंड प्राइजेक्शन पे हमारा काम बन सकता है, क्वांटिटी कम रखते हुए, क्योंकि पॉइंट्स काफी ज्यादा हमारे हाथ से निकल चुके हैं और गैप अप में पॉइंट्स जा चुके होंगे। अब सपोज कोई बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल जाता है, तो एक दिन पहले जब बड़ा गैप डाउन देखने को मिला तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड पे जाता हुआ नजर आया, एक टिक बस नीचे की साइड पे लगाया था। तो वापस से अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे भी कैंडल के अंदर में हम खुल रहे होंगे तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे छोटे मोटे मूव्स करता हुआ रह जाए, थोड़ा बहुत सेलिंग में थोड़ा बहुत बाइंग में इस तरह से करता हुआ रह जाए, क्योंकि जब भी हम कैंडल के बीच में बने रहते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ऊपर से कॉल सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, नीचे से पुट सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि मार्केट यहीं पे बीच में बना रहे, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल वो हो जाता है। वैसे भी 2 दिन यहाँ पे ऑप्शन बायर्स को काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल चुका है,
तो चांसेस ज्यादा ये हो जाते हैं कि मंडे को कोई बड़ा मूव हमें देखने को ना मिले और ऑप्शन सेलर्स के लिए वो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी ये लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। कोई भी चेंजेस मैंने लेवल्स में नहीं किए हैं क्योंकि काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। एक लाइन में मंडे के लिए सिंपल सा प्लान रहेगा कि मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले। तीनों ही केस में मैं यहाँ पे छोटे मोटे टारगेट्स प्लान करते हुए चलने वाला हूँ क्योंकि 2 दिन हमें काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल चुके हैं। बाकी कंडीशंस किस तरह से फॉर्म हो सकती हैं वो हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था बैंक निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।